आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि देखो, अभी लॉकडाउन चल रहा है और वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करने के अलावा हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, आप उन्हीं का बेहतर उपयोग करें, 100% उपयोग करें, है ना। ऑनलाइन का मार्केट बहुत बड़ा है। कभी आपको लगेगा वो अच्छा है, कभी लगेगा वो अच्छा है। जो भी अच्छा लगे, एक पथ पर चलें और उसमें 100% अपना योगदान दें। कभी ये कभी वो करेंगे तो फिर कभी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होगा। तो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे न्यूमेरिकल, तो अगला न्यूमेरिकल है हाउ मच टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट in 100 gram of water, how much total negative charge is carried by these electrons। मान लीजिए 1 कप पानी आपको दिया गया, मान लीजिए 100 ग्राम वाटर दिया गया। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितने निगेटिव चार्ज होंगे और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस क्वेश्चंस के जगह पे आपको ये भी पूछा जा सकता है 23 ग्राम मान लीजिए अल्मुनियम, है ना, 150 ग्राम मान लीजिए कार्बन पूछ देता, 200 ग्राम पूछ देता, सोना पूछ देता। तो सब इस तरह के न्यूमेरिकल्स को बनाने का एक ही तरीका होगा। इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री का मदद लेंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे जैसे 100 ग्राम दिया, अगर 1 कप वाटर भी बोलता तो फिर आप स्वतंत्र रहते। आप 100 ग्राम मान लीजिए 1 कप में, या 150 मान के बना लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए। इसमें आपने सवाल शुरू करने से पहले आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एवोगाड्रोज नंबर। नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक डिफिनिट पैटर्न है इस न्यूमेरिकल्स को बनाने का। देखिए कैसे, जैसे H2O वाटर का, आपका जो है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। आपको पता है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होते हैं और ऑक्सीजन में 8 होते हैं। 8 आप जानते होंगे केमिस्ट्री बेहतर। तो H2O, अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का वेट अगर हम पता करें तो ये वेट हो जाएगा आपका 18 ग्राम। तो इस तरह से हमको उस मॉलिक्यूल्स का, उस एलिमेंट का वेट निकाल लेना है। जैसे H2O के केस में 18 ग्राम है। अब उतने ग्राम को आपको इक्विवेलेंट कर देना है एवोगाड्रोज नंबर से, यानी कि उतना ग्राम में एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि 18 ग्राम में एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि 6.023 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 18 ग्राम में बाबू इतना। अब मान लीजिए इसके जगह पे मान लीजिए गोल्ड रहता, तो गोल्ड का देख लीजिए वेट कितना है भाई, पेरियोडिक टेबल की मदद से या जैसे भी केमिस्ट्री वाले ने बताया। तो उतना ग्राम को, उतना ग्राम में फिर इतना ही मॉलिक्यूल्स रहेगा जितना अभी यहाँ है ना। तो 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम में कितना, तो यूनिटरी मेथड एक एक नियम से निकालिए। तो 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम में 6.023 गुना 10 का पावर 23 बाई 18 मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम में। तो हमको तो 100 ग्राम पानी लिए हैं, तो 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 ग्राम में अगर इतना मॉलिक्यूल्स है तो 2 ग्राम में इतना गुना 2 हो जाएगा, 3 ग्राम में इतना गुना 3 हो जाएगा, तो 100 ग्राम में इतना गुना 100 हो जाएगा भाई। अब देखिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा निकल गया 6.023 गुना 10 का पावर 23 बाई 18 गुना 100। तो अब देखिए ईच मॉलिक्यूल्स के पास 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ऑक्सीजन में हमने बोला 8 और 2 हाइड्रोजन है 1 1, तो 8 1 9 1 10। तो हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा 20, 3 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा 30, 4 मॉलिक्यूल्स में 40। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना, तो इतना गुना 10। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ आपका निकल गया इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल्स में 10, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर 10 से गुना कर देंगे तो उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। अब तो बहुत ईजी है जी। क्यू बराबर क्या होता है,
प्लस माइनस एन ई, तो यहाँ निगेटिव चार्ज पूछ रहा है इसलिए यहाँ एन ई के आगे माइनस साइन हमने लिया है। अब इसको इजीली कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं आप, तो अपने से ट्राई कीजिए इसका। तीसरा और प्रॉपर्टी जो है हमारा चार्ज का, वो प्रॉपर्टी का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सोर्स टू अदर। उसी प्रकार चार्ज है, चार्ज को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना इसको नष्ट कर सकते हैं, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। इसका मतलब कि मान लीजिए किसी बॉडी पे +10 चार्ज है, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी ना किसी बॉडी पे -10 चार्ज जरूर है, क्योंकि चार्ज जब डिस्ट्रॉयड होगा ही नहीं, ना क्रिएट होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि आज से 50 वर्ष पूर्व जितने चार्ज रहे होंगे इस यूनिवर्स में, आज से 50 साल बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा यूनिवर्स में। तो इससे आपको एक चीज़ पता और चला कि चार्ज आइसोलेटेड चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल, अकेला चार्ज कभी पैदा नहीं होता है, चार्ज हमेशा पेयर में उत्पन्न होगा। यदि किसी -10 चार्ज है तो कहीं +10 चार्ज होगा, तभी यहाँ -10 चार्ज है। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ देख रहे हैं, यूरेनियम टूटता है तो थोरियम और हीलियम का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए 92 प्रोटॉन है, तो थोरियम में 90 प्रोटॉन और हीलियम में 2 है। तो यहाँ आप फिर 90 और 2 को जोड़िएगा तो ये 92 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं यूरेनियम अगर टूटा भी तो प्रोटॉन तो फिर उतना ही रहा, रूप अलग अलग हो गया, एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, लेकिन 92 यूरेनियम के पास था, तो थोरियम और हीलियम को भी मिलाने के बाद अभी 92 ही है। ठीक है, अब मोटा मोटी हम समझ गए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। अब थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में और डिटेल्स घुसने से पहले एक और वर्ड्स के बारे में, एक और टर्म के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, पॉजिट्रॉन। क्या है भाई पॉजिट्रॉन? देखिए, आप न्यूक्लियस को ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जैसे नारंगी का इमेजिन आप कीजिए, नारंगी में जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसको आप खाते हैं, उसको आप मान लीजिए न्यूट्रॉन, यानी कि उस पर नो चार्ज। नारंगी के चारों तरफ जो कवर होता है ऑरेंज कलर का, उस ऑरेंज के कवर के नीचे वाला जो परत होता है वाइट कलर का, उसको आप मान लीजिए प्रोटॉन। और नारंगी के सबसे ऊपर बाहरी वाला जो खोल होता है जो ऑरेंज कलर का होता है, उसको मान लीजिए आप पॉजिट्रॉन। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एक न्यूक्लियस को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि एक ऑरेंज है, नारंगी है, तो उसके अंदर वाले पार्ट को आप न्यूट्रॉन मान लीजिए, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। उसका परत होता है, तो परत के बाहर वाला का कलर होता है ऑरेंज, अंदर वाले का कलर होता है वाइट, तो वाइट वाले को प्रोटॉन मान लीजिए और ऑरेंज कलर वाले को पॉजिट्रॉन मान लीजिए। और अब एक चीज़ ध्यान से समझिए कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कारण आपका प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि पॉजिट्रॉन अगर चला गया तो फिर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह पाएगा। तो प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि पॉजिट्रॉन ही वो कारण है जिसके कारण प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है, जिसमें हमने ये अभी आपको बताया चार्ज को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट, लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने जब E = mc² वाले फॉर्मूले की मदद से जब H बॉम्ब का निर्माण किया, एटम बॉम्ब का जब निर्माण किया, तो उसमें उन्होंने बोला कि ये बॉम्ब इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन टूटता है तो उससे बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो पुराना हमारा थ्योरी है उसमें क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, लेकिन आइंस्टाइन का जो एटम बम जो बनाया था E = mc² में, उसमें कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायोलेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है।
आइंस्टाइन का क्या कहना है, E बराबर mc²। m क्या है भाई, मास। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। आइंस्टाइन का कहना है कि जब किसी भी चीज़ को आप लाइट के वेलोसिटी से फेंक देंगे तो वो अपने मास के बराबर की ऊर्जा उत्पन्न कर देगा, यानी वो मास यानी कि वो पार्टिकल पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तब यहाँ सोचने वाली बात है कि एटम बॉम्ब में ये आपका आइंस्टीन जो बोल रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और हमारा पुराना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो बोल रहा है कि नहीं भाई, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है ना क्रिएट हो सकता है। तो ये दोनों लॉ एक दूसरे को वायलेट कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा भाई इसमें। तो मॉडर्न थ्योरी की मदद से हम इसको समझते हैं कि क्या रियली में ये दोनों जो लॉज हैं एक दूसरे को वायलेट कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। तो साइंटिस्ट ने काफ़ी गहन अध्ययन के बाद ये पता लगाया, ठीक है भाई, बॉम्ब में जो होता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय तो होगा, नो डाउट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन अपने साथ हमेशा एक और चीज़ को ले जाएगा, पॉजिट्रॉन को, है ना। इलेक्ट्रॉन जब भी डिस्ट्रॉय होगा वो अपने साथ पॉजिट्रॉन को लेके ही जाएगा, यानी कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन कांट बी डिस्ट्रॉयड, अकेले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। यहाँ देखिए फिगर में, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉम्ब में डिस्ट्रॉय हो रहा है ना तो अपने साथ ले जाएगा भाई पॉजिट्रॉन को, यानी 10 लाख इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो 10 लाख पॉजिट्रॉन भी जाएंगे, यानी 10 लाख पॉजिट्रॉन जाएंगे, मतलब 10 लाख प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा भाई। तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गया और एक पॉजिट्रॉन गया तो नेट चार्ज अभी भी कितना हुआ भाई, 0। चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण। अब ठीक है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन साथ में और कौन जा रहा है भाई, पॉजिट्रॉन। तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ तो 10 लाख पॉजिट्रॉन यानी प्रोटॉन भी ख़त्म हो गया, तो फिर चार्ज कितना आया बॉडी पे, 0, नहीं आया चार्ज। तो इस तरह से अगर हम समझते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो हमारा इनवैलिड नहीं हो रहा है। अब देखिए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना पॉजिट्रॉन के साथ, तो उससे आपका गामा एनर्जी वेव निकल रहा है, जिसको गामा फोटोन भी बोलते हैं, फोटोन यानी पैकेट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के साथ, वो तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ जाएगा ही, तो गामा वेव पैदा हो रहा है भाई, और ये गामा वेव क्या होता है, बहुत डेंजरस। ये जो अभी आपको हमने प्रोसेस बताया है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनहिलेट करना, यानी एनहिलेशन। तो एग्ज़ाम में जब आपसे पूछेगा व्हाट इज़ एनहिलेशन, तो आप आराम से यहाँ पे बता सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज associated with positron which is responsible for positive charge on proton, and it produce the very dangerous wave gamma wave, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनहिलेट करना। अब देखिए, वेव क्या है भाई, एनर्जी है। अब ये डेंजरस गामा वेव नेचर में जाएंगे, और ये यदि वेव किसी हार्ड मेटल से अगर टकराते हैं ना, तो फिर वही इलेक्ट्रॉन्स और वही पॉजिट्रॉन फिर से क्रिएट हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिरा था, तो आज भी उसका प्रभाव है। क्यों है, क्योंकि जिस समय गिरा था उस समय एनहिलेशन हुआ होगा, और आज भी वो तरंगे, आज भी वेव्स जो गामा वेव्स हैं, आज भी मेटल्स, हमारे बॉडी के अंदर मेटल्स होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो आज भी एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण कभी बच्चे अपंग होंगे या अंधे पैदा होंगे या जीन्स में परिवर्तन, बहुत सारे इसके बैड इफेक्ट हैं। तो आपको यहाँ हमने 2 चीज़ बताया, एनहिलेशन और पेयर क्रिएशन। और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ अगला न्यूमेरिकल्स है हमारा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए स्फीयर टू गिव इट ए चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम, इज देयर एनी चेंज इन मास where positive charge develops on it, how much is that। कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन हम हटा दें एक गोले से ताकि इस पे +2 माइक्रोकूलम आ जाए। तो ये बहुत आसान है जी, Q बराबर N होता है, N बराबर Q/E होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आप इजीली से निकाल सकते हैं भाई। तो ये आ रहा है 1.25 गुना 10⁻13। इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा, क्या करने के लिए, +2 माइक्रोकूलम। +2 माइक्रोकूलम का मतलब है 2 × 10⁻6 कूलम। अब सवाल है क्या इसमें मास में चेंज होगा, तो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है कि ऑब्वियस सी बात है मास में चेंज होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मास बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि मास कम होगा। अब आप इतना सोचिए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना का दुगुना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना का तिगुना होगा। 1.25 गुना 10⁻13, जैसा कि इस स्थिति में अगर इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो टोटल डिक्रीमेंट इन मास इतना होगा। बात खत्म। अब अगला न्यूमेरिकल है, एक चार्ज रॉड है ना, एक चार्ज रॉड P अट्रैक्ट्स द रॉड R। एक P रॉड है जो R को आकर्षित करता है, जबकि P रॉड रिपल करता है दूसरे चार्ज रॉड Q को। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा फोर्स डेवलप्ड होगा Q और R के बीच। तो इसको बाबू फिगर बना के बनाइए। जैसे यहाँ P रॉड है, यहाँ आप देख सकते हैं ये P रॉड है और ये R रॉड है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है अगर P पे प्लस हुआ तो R पे माइनस होगा, या P पे माइनस हुआ तो R पे प्लस होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि P पे यदि माइनस हुआ तो R पे प्लस होगा। अब सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है जी क्वेश्चंस में, कि P और Q अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, P और Q अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चंस में, वेयर P रिपल अनदर चार्ज रॉड Q। हाँ, P जो है वो Q को रिपल कर रहा है। देखिए यहाँ पे करेक्शंस कर लीजिए ना, ये रिपल कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है P और Q पे सेम चार्ज होगा। अगर P पे प्लस होगा तो Q पे भी प्लस, अगर यहाँ P पे आप माइनस मानते हैं तो Q पे भी माइनस। यानी P और R अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि दोनों के पास डिफरेंट चार्ज है। P और Q रिपल कर रहे हैं मतलब दोनों के पास सेम चार्ज है। तो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि बताइए Q और R क्या करेंगे एक दूसरे को। तो इसको हम असम्पशन मान के बनाएंगे। मान लीजिए P पे प्लस है, मान लीजिए P पे प्लस है तो R पे माइनस है। अब P पे तो प्लस हमने मान ही लिया भाई, अब Q को ये रिपल कर रहा है मतलब Q पे भी प्लस है भाई, तो Q पे प्लस आ ही गया भाई, R पे माइनस आपने माना ही है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा अट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है जी, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हम मूव करा रहे हैं बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में एवरी सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकाला एक बॉडी में और उसको दूसरे बॉडी में डाल दिया। यानी जिस बॉडी से निकाला उस पर प्लस चार्ज, जिस बॉडी में डाला उस पर माइनस चार्ज। कह रहा है कितना समय लगेगा उस बॉडी पे टोटल चार्ज 1 कूलम्ब आने पे। ठीक है भाई, तो बहुत आसान है। इसको देखिए, यहाँ देखिए कैसे हमने सॉल्व किया है। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 सेकेंड में,
तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कितने सेकंड में होगा? देखिए 1/10⁹ सेकंड में। ये एक नियम है, यूनिटरी मेथड है। 100 रुपया का 20 आम तो 1 रुपया का कितना आम, या 20 आम 100 रुपया का तो 1 आम कितने रुपए का। उसी तरीके से तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में 1/10⁹ सेकंड लगेगा। तो अब देखिए 1 कूलम चार्ज ना पूछ रहा है, आने में कितना समय लगेगा। तो 1 कूलम चार्ज को अभी हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था, 1 कूलम चार्ज के लिए हमको इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है। तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा तभी ना 1 कूलम आएगा। तो इसको कितना समय लगेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन को में 1/10⁹ सेकंड लग रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को 1/10⁹ गुना 2, तो इतना इलेक्ट्रॉन को 1/10⁹ गुना इतना सेकंड लगेगा भाई। तो टोटल टाइम तो निकल गया भाई सेकंड में। अब टोटल टाइम सेकंड में यहाँ निकल गया, सेकंड को आपको किस में बदलना है? मिनट में। तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब मिनट को आपको बदलना है आवर में, तो फिर एक और 60 से डिवाइड कर दीजिए। आवर को बदलना है डे में, तो फिर 24 से और डिवाइड कर दीजिए। डे को बदलना है ईयर में, 365 से डिवाइड कर दीजिए। इतना वर्ष लग जाएगा। आंसर आ जाएगा 197.7 ईयर्स। वेरी सिंपल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे फिगर ए में देखिए न्यूट्रल बॉडी है, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। बी वाले फिगर में हम निगेटिवली चार्ज रॉड को ला रहे हैं, छुआ नहीं रहे हैं, ला रहे हैं। तो आप और लाने के बाद उस बॉल जिस पे न्यूट्रल चार्ज था ना, उसको छू दिया हमने। तो आपसे पूछ रहा है बताइए इस बॉल पे, इस स्फीयर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? वेरी सिंपल। जब आपने निगेटिव चार्ज यहाँ लाया ना, जब आपने निगेटिव चार्ज रॉड यहाँ लाया, तो इसमें सारे पॉजिटिव एक तरफ इधर आ जाएंगे रॉड के पास, सारे निगेटिव उधर चले जाएंगे। आपने यहाँ टच कर दिया, ये सारे निगेटिव कहाँ चले जाएंगे? हैंड में। इसमें क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। तो स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स फोर्स और कूलम्ब्स लॉ। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप बेहिचक कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आप लोग करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि भाई कोई लाभ उठा रहा है, कोई पढ़ रहा है। एक आदमी भी काफ़ी है। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपना तो फ़ायदा उठाइए ही, दूसरों को भी लाभ दीजिए। थैंक यू।